नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। क्या ग्राउंड में रिपोर्ट है कि लोगों के बीच में और उनके मन में क्या है, किसका पलड़ा भारी है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है, वो हम जानेंगे। और जानने के लिए हमारे साथ में मौजूद है हरियाणा की एडिटोरियल टीम। और सबसे पहले हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में आशीष वर्मा जी हैं, उसके बाद में अजय जी हैं, फिर सोमदत्त सर हैं, फिर हमारे साथ कुलदीप जी हैं और गौरव त्रिपाठी जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे गौरव सर से और जानेंगे कि क्या स्थिति है अभी हरियाणा चुनाव की। गौरव सर, क्या है अभी तक की स्थिति और ग्राउंड का क्या माहौल है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? चुनाव प्रचार अब थम चुका है और दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस, जैसा कि हम पहले देख रहे थे कि भाजपा शुरुआत में एंटी इनकम्बेंसी के कारण चुनाव में पिछड़ रही थी, या हम ये कह सकते हैं कि जो सत्ता विरोधी लहर थी उसकी वजह से फाइट से बाहर हो रही थी। लेकिन उसने अपने पिछले 15 दिनों के चुनाव प्रचार में और अपने माइक्रो मैनेजमेंट से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह जी की रैलियां हुई हैं, उसके बाद उसने अपने आप को काफ़ी बैकअप किया और कांग्रेस के साथ नेक टू नेक फाइट में आ गई है। और उसी तरह कांग्रेस हाईकमान ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां करवा कर और अंत समय में बिल्कुल चुनाव को टक्कर का बना दिया है। और उससे दोनों ही पार्टियों के लिए पूरा नेक टू नेक फाइट है और लगभग 50 से 60 सीटों पर आमने सामने की टक्कर चल रही है। सोमदत्त सर से हम जानेंगे। सोमदत्त सर, आप तो ग्राउंड में भी गए हैं और वहाँ के देखे भी हैं कि क्या माहौल है, लोगों से बातचीत भी की है। क्या लग रहा है अभी तक का क्या माहौल चल रहा है पूरा? देखिए, माहौल अब तक का तो मतलब हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव पूरे 90 की 90 सीटों की बात करें तो बदलाव का अब की बार एक जो मुद्दा दिख रहा है कि भाई 10 साल से जो भाजपा सरकार में है एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन आप कहीं भी ये नहीं कह सकते, कहीं भी किसी भी पार्टी के लिए एक तरफा माहौल नहीं है। मतलब हम इसको बोल रहे हैं तो सारी सीटों में कांटे की टक्कर है, उसमें कांग्रेस और भाजपा। क्षेत्रीय दलों के लिए अब की बार अपना वजूद बचाने की बात है, इसमें NLO भी है, जजपा भी है और आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। मतलब मुकाबला दोनों जो राष्ट्रीय दल हैं कांग्रेस और भाजपा में ही लग रहा है। और जो मुख्य जो मैंने जो ग्राउंड पे महसूस किया है, जो मुद्दे हैं, एक तो एंटी इनकम्बेंसी हो ही गया है। दूसरा जो अब की बार खिलाड़ी, मतलब जवान, पहलवान और किसान, ये 3 फैक्टर जो हैं ज़्यादातर विधानसभा सीटों पे, मतलब ये जो मुद्दे, ये तो 3 वर्ग हैं, ये चुनावों को प्रभावित करेंगे। जिस भी दल के साथ ये वर्ग जाएगा तो संभावना उसकी की है उसका मतलब पलड़ा भारी रहेगा। अजय सर, आपका क्या लग रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी तक तो आपके पास सारी रिपोर्ट भी आ रही होगी ग्राउंड की, किस तरह की स्थिति रही है पूरे 1 महीने में, और आज चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया है। तो अभी तक के इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 10 साल से भाजपा सरकार में है तो एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है। और दूसरा, किसानों की नाराज़गी भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि किसानों ने एक तरफा कांग्रेस की तरफ से जो है बातें करी हैं। भाजपा ने किसानों को मनाने की या कई कोशिशें की ज़रूर हैं, लेकिन किसानों का फैक्टर भाजपा के खिलाफ जा रहा है। दूसरा, खिलाड़ियों का मुद्दा भी बड़ा हावी रहा है, खिलाड़ी तमाम नाराज़ रहे हैं, प्रदर्शन भी हुए खिलाड़ियों के। उसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखा था और स्वाभाविक है कि विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। तो शुरू में भाजपा एक अपर हैंड दिख रही थी, फिर कांग्रेस बीच में आई, दिखने लगी। फिर भाजपा ने अभी कुछ तमाम रैलियां करी अपनी, कुछ जो माइक्रो मैनेजमेंट की बात अभी गौरव जी ने कही, उस लेवल पे प्रधानमंत्री की रैलियां हुई, अमित शाह की रैली हुई, राजनाथ सिंह की रैलियां हुई। ये जो रैलियां अपने सारे नेता एक तरीके से भाजपा ने शीर्ष नेतृत्व के यहाँ उतार दिया। असम के मुख्यमंत्री तक हेमंत बिस्वा भी आ गए यहाँ पर। तो अभी इतना कड़ा मुकाबला चल रहा है इस समय कि ये आप नहीं कह सकते कि कौन जीते, क्योंकि कोई लहर नहीं नज़र आ रही है। तो कुछ सीटों पे जो दोनों पक्षों से टिकट ना मिलने से बागी हुए तमाम लोग, उसका भी फैक्टर हावी है। तो अभी लेकिन एक देखें तो एक अपर हैंड कांग्रेस के हाथ में दिखता है, लेकिन भाजपा ने जो कुछ इधर बीते दिनों में गेन किया है, तो मुकाबला बहुत ही रोचक और बिल्कुल आमने सामने का हो चुका है। 50-60 सीटें ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल ये आप नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, और इनमें जीत हार का भी मार्जिन भी आप देखिएगा कि बहुत ही कम अंतरों का होगा। आशीष सर, आप ग्राउंड रिपोर्ट भी कर चुके हैं, जा करके फील्ड में भी देख चुके हैं, कुछ सीटों पे आप खुद ही गए हैं और देखे हैं, लोगों से बात भी की है। क्या लग रहा है, क्या स्थिति चल रही है?
जैसा कि आपने सभी हमारे साथियों ने बताया कि स्थिति जो है वो कांटे की है और ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से पहले लग रहा था कि कांग्रेस एक तरफ़ा जीत रही है, तो उसके पास भी आप देखेंगे तो उसकी 20 से 22 सीटें जो अभी कंफर्म हैं, लेकिन बाकी सीटों पे जो मामला है वो अभी फंसा हुआ है। फंसा हम इस तरीके से कर सकते हैं कि बीजेपी ने अपने चुनाव को उठाया है और बीजेपी के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन रही हैं कि कई जगह उसके निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं जो उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और अगर हम पूरे इस चुनाव को देखें तो कांग्रेस ने कोशिश की है कि ये जो चुनाव है बाईपोलर हो। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि तीसरा खिलाड़ी कोई मैदान में आए और वो काफ़ी हद तक इस मामले में कामयाब होती दिख रही है। अब कई सीटों पे जो मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस में सीधा है, क्योंकि 2014-2019 में आप देखेंगे जब भी वोट बटा है तो कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं। तो इस बार उसने पहले से ही मान लिया था कि इस बार हम बाईपोलर इलेक्शन करेंगे और इस पर वो काफ़ी सफल भी है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जैसा जाहिर है कि चुनाव काफ़ी कमज़ोर था शुरुआत में, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रैलियां की, फिर उसके बाद बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए और तो उनका चुनाव उठा है। और कई जगह ऐसा भी है कि कुछ साइलेंट वोटर है जो हवा का रुख देख रहे थे कि हवा किस तरफ है। तो अब देखते हैं कि 5 तारीख को क्या होता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कई सीटों पर जो 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जिस पे मुकाबला काफ़ी फंसा हुआ है, बहुत कम वोटों से जीत हार होने वाली हैं। और ग्राउंड पे भी हमें वहाँ पर जाकर देखने को मिला है कि जो हम ऊपर से देख रहे थे चुनाव वैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने चुनाव को उठाया है और कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मुकाबला बहुत ही टफ होने वाला है। तो मुकाबला बहुत ही टफ होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सीटों को लेकर के। तो सीटों में सबसे पहले बात करेंगे सोमदत्त सर से। सोमदत्त सर, आप जो कह लें कि जुलाना और जुलाना तो जो विनेश फोगाट है वहाँ पे पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, एथलीट, उसके बाद में सीधा कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। तो किस तरह का सिनेरियो बन रहा है जुलाना का, क्योंकि आप खुद वहाँ पे जाकर के आए हैं, पूरी स्थिति आप जान ही रहे होंगे कि किस तरह से बन रहा है वहाँ का जुलाना में अभी हम जैसे हमें शुरुआत में लग रहा था जैसे विनेश ओलंपिक में हार गई थी तो उसके प्रति पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक सहानुभूति थी, उसके साथ गलत हुआ और वो मेडल की हकदार थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने उसको टिकट दी तो मतलब कोई हम ये नहीं कह सकते वहाँ पे एक तरफा, जैसे शुरुआत में लग रहा था भाई एक तरफा माहौल है, मतलब उसका वहाँ विनेश फोगाट का चुनाव अभी फंसा हुए हैं। जो वहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हैं, जो इनेलो और बसपा कैंडिडेट हैं, वो पहले भाजपा के टिकट के दावेदार थे, डॉक्टर सुरेंद्र लाठर। तो उनका एक तो लाठर जो गोत्र है उनके कई गांव पड़ते हैं और वो पिछले 4-5 साल से यहाँ पे सक्रिय भी हैं, डीटीसी रिटायर्ड हैं वो, सेवानिवृत्त होने के बाद वो लगातार लगे हुए थे। तो दूसरा, एक तो विनेश के लिए दिक्कतें यहाँ आ रही हैं, एक तो उनका मतलब वो खुद यहाँ नहीं रहती हैं, हल्के से बाहर की हैं, और एक और जो है आम आदमी पार्टी की हैं वो रेसलर हैं, वो भी कविता दलाल जो गोत्र है वो भी कई गांव हैं वहाँ पे। तो एक अगर वो जाट वोट बैंक बटा तो ये मान के चलना विनेश फोगाट की सीट फंसी हुई है। अगर जाट वोट बैंक वहाँ 1 लाख से ज़्यादा के करीब है, 2 लाख में से मतलब एक तरफा है, तो उसका जो है फ़ायदा विनेश फोगाट को होगा अगर वो एक तरफा चला जाता है। नहीं तो जो भाजपा के कैप्टन योगेश, हम जिसको बहुत कमज़ोर मान रहे थे, उनका चुनाव बहुत अच्छे पोजीशन में है और जो भाजपा का जो कैडर वोट बैंक है गैर जाट, वो उसको मजबूती दे रहा है वहाँ पर। तो सर, साथ के साथ उचाना की भी बात कर ली जाए तो उचाना में जिस तरह की स्थिति है वो अब जैसे कि दुष्यंत चौटाला का है जो उसमें वहाँ पे, और वीरेंद्र सिंह का जो देखा जा रहा है, तो दुष्यंत चौटाला तो वहाँ से अपना जिस तरह से सीट निकाले थे, और इस बार जो वीरेंद्र सिंह है, क्या टफ फाइट लग रही है दोनों के बीच में कि या एक तरफा होने वाला है? देखिए, उचाना की मैं बात करूं तो उचाना में मैं 2 दिन लगा के आया हूं। उचाना में मैंने वहां पे बहुत बड़ा फैक्टर है नाराज़गी का। तो ये उचाना की पहली ऐसी सीट है जो भी प्रत्याशी हैं वो मतलब ज़्यादातर प्रत्याशी सरकार में भागीदार रहे हैं। अगर वीरेंद्र सिंह जी की बात करें तो पहले भाजपा में थे, उनके बेटे सांसद रहे, वो भाजपा में भागीदार रहे। दुष्यंत चौटाला जी 4.5 साल भाजपा में भागीदार रहे सरकार में। और जो वहाँ के देवेंद्र अत्री हैं वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो पहले से भाजपा में हैं, तो उनकी भी सरकार में भागीदारी रही है। तो एक तो किसान आंदोलन का सबसे बड़ा हरियाणा में जो गढ़ था, वो खटखट कला जो तोड़ था, वो उसी हल्के में पड़ता है। किसान आंदोलन का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो तीनों प्रत्याशी जो बड़े प्रत्याशी उनको नाराज़गी झेलनी पड़ रही है।
दूसरा वहाँ पे जाट और गैर जाट का मुद्दा भी है। दो बड़े निर्दलीय कांग्रेसी जो वहाँ खड़े हैं, एक तो दिलबाग संडील हैं और एक वीरेंद्र गोगड़िया। तो वो वीरेंद्र सिंह की जो बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनकी राहें विधानसभा पहुँचने से रोक रहे हैं। दूसरा बीजेपी के लिए वहाँ प्लस पॉइंट वही है जैसे जुलाना में स्थिति है, वहाँ भी गैर जाट और जाट का मुद्दा बन रहे हैं। तो हम यहाँ भी ये नहीं कह सकते ब्रजेंद्र सिंह की जो मतलब राह इतनी आसान है। तो अभी तक यहाँ भी स्थिति वही रहेगी। अगर जाट वोट बैंक एक तरफा वीरेंद्र सिंह के बेटे को मिला तो वो ज़रूर विधानसभा पहुँचेंगे, अगर बटा तो फिर उनकी सीट खतरे में है। गौरव सर, अटेली और एलनाबाद, इन दोनों सीट की क्या स्थिति है? पहले अटेली की, फिर उसके बाद एलनाबाद की। अटेली सीट पर इस बार राव इंद्रजीत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। राव इंद्रजीत ने इस बार अटेली सीट से अपनी बेटी आरती राव को राजनीति में डेब्यू कराया है। वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। अभी तक वो पर्दे के पीछे रहकर अपने पिता का चुनाव मैनेज करती थी, लेकिन इस बार स्वयं सक्रिय राजनीति में उतरी हैं और उनकी जीत कराना राव के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस बार उनके सामने अनीता यादव जो कांग्रेस से हैं वो मैदान में हैं। और अनीता यादव पिछली बार हार गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो अटेली में लोगों के संपर्क में रही हैं लगातार 5 साल, और वो वहाँ के जो विकास के मुद्दे हैं उनको उठा रही हैं। दूसरा है उनके सामने इनेलो बसपा गठबंधन से अतर सिंह हैं जो स्थानीय हैं, और दोनों को वो बाहरी बता रहे हैं। अनीता यादव को भी वो बाहरी बता रहे हैं और आरती राव को भी। अतर सिंह बुज़ुर्ग प्रत्याशी हैं, लगभग 80 साल की उम्र के हैं, और वो अपने आखिरी चुनाव की दुहाई देकर लोगों की सहानुभूति भी बटोर रहे हैं। इसी वजह से वो, और राजपूत समाज से हैं जो इस सीट पर लगभग 30 से 35 हज़ार राजपूत समाज के मतदाता हैं, और ये अगर अतर सिंह राजपूत समाज के मतदाताओं को वोट बैंक ले जाते हैं तो सीधा सीधा ये भाजपा और आरती राव का नुकसान करेंगे। तो इसलिए वहाँ पर आरती राव की जो सीट है वो काफ़ी कांटे के मुकाबले में फंसी हुई है। इसी प्रकार एलनाबाद की सीट की बात करें तो एलनाबाद से इनेलो से अभय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार ये यहाँ से जीते थे और उसके बाद किसान आंदोलन के समय इन्होंने इस्तीफ़ा देकर उपचुनाव में भी जीत हासिल की। इस बार उनके सामने कांग्रेस से भरत सिंह बेनीवाल हैं। यहाँ भी बेनीवाल वोट ठीक ठाक है और जो भरत सिंह के साथ जा सकता है कांग्रेस। इसके अलावा लेकिन जो अभय चौटाला को किसान आंदोलन के समय जो इन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया, उसकी वजह से इनको किसानों का समर्थन मिलने की उम्मीद है जो वो जता रहे हैं, लेकिन काफ़ी कड़े मुकाबले में हैं। इस वजह से वो खुद भी एलनाबाद के बाहर नहीं निकल पाए, या दूसरे क्षेत्रों में कहें तो प्रचार के लिए नहीं जा पाए। सिर्फ मायावती की जो रैलियां हुई हैं उसी में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और इस बार कांटे के मुकाबले में फंसे हुए हैं अभय सिंह चौटाला। अब हम आगे चलते हैं, अगली सीट के बारे में अगर हम बात करें तो अजय सर, आपको सिरसा और अम्बाला कैंट की स्थिति कैसी लग रही है? देखिए, अम्बाला कैंट में तो त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत ही ज़बरदस्त रोचक मुकाबला यहाँ देखने को इसलिए मिलेगा कि पूर्व स्वास्थ्य और गृह मंत्री भाजपा से जो अनिल विज हैं वो यहाँ लड़ रहे हैं। उनके सामने हैं चित्रा सरवारा, कांग्रेस की बागी उम्मीदवार। उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि उनके पिता को अम्बाला सिटी से टिकट दे दिया निर्मल चौधरी को कांग्रेस ने, तो उन्होंने चित्रा सरवारा को कांग्रेस से टिकट चाह रही थी लेकिन नहीं मिला, तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। कांग्रेस से परविंदर परी को टिकट मिला है, तो अब ऐसे में कांग्रेस का वोट परविंदर परी और चित्रा सरवारा के बीच में बटेगा। भले ही चित्रा सरवारा निर्दलीय लड़ रही हैं, लेकिन पुरानी कांग्रेसी हैं, बीच में वो आम आदमी पार्टी में भी रही थी। तो इस तरीके से यहाँ का जो त्रिकोणीय मुकाबला है बड़ा रोचक है, तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि विज इसमें अभी भी अपर हैंड है क्योंकि कांग्रेस के वोटों में बिखराव होगा चित्रा सरवारा और परिंदर परी में, लेकिन मुकाबला चूंकि त्रिकोणीय हो चुका है वहाँ पे, तो इसलिए टफ फाइट देखने को वहाँ पर मिलेगी। सिरसा की बात करें तो हरियाणा लोकहित पार्टी यानी कि हलोपा के गोपाल कांडा मैदान में हैं, पिछली बार भी वो जीते थे इसी से।
उनको भाजपा और इनेलो ने भी समर्थन दे दिया है। कांग्रेस से गोकुल सेतिया लड़ रहे हैं। गोकुल सेतिया पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 600 वोटों से हारे थे, तो इस बार गोकुल सेतिया ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से पिछली हार को भरपाई की जाए। उन लोगों को दुहाई भी दे रहे हैं तमाम अपने काम काज इत्यादि की। तो दोनों ही सीटों पे मुकाबला जो है बड़ा रोचक होने वाला है। जो अब देखिए 5 तारीख को वोटिंग के बाद 8 तारीख के परिणाम में क्या सामने नज़र आता है। तो सीटों की स्थिति तो हमने जान ली, लेकिन पर उसमें से दो पार्टियां ऐसी हैं जिसके बारे में अभी हम बात करना बाकी है, वो है आम आदमी पार्टी और जजपा। आम आदमी पार्टी और जजपा को लेकर के हमारे साथ में कुलदीप जी हैं। आम आदमी पार्टी और जजपा की स्थिति, ये जो पूरा चुनाव में आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा और पार्टियां जो अपना पूरा दमखम लगा रखी है, और जजपा का जिस तरह से इस बार का जो चुनाव है जो भाजपा से अलग होकर के लड़ रही है, और ऐसे ही आम आदमी पार्टी पूरी 90 की 90 विधानसभा सीट पर लड़ रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है कि जो 90 सीटों पे बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ रही है। और हालांकि बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास हरियाणा से कोई बड़ा चेहरा चुनाव में नहीं था, जिसकी वजह से भी कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हरियाणा में लोकल बॉय के तौर पे चुनावी मैदान में उतारा है। तो अरविंद केजरीवाल ने कई सभाएं भी की हैं, और जिस तरह से उन्होंने चुनाव में प्रदर्शन का दावा किया है कि बिना उनकी पार्टी के साथ जुड़ाव के कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। तो अब ये चुनाव परिणाम बताएगा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के दांव में कितनी ताकत है, कितनी सच्चाई है। इसी तरह अगर जजपा की बात करें तो पिछली विधानसभा 2019 की जो हरियाणा विधानसभा थी, जजपा उसमें किंग मेकर बनी थी 10 सीटों के साथ, और उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार भी बनाई, 4.5 साल सरकार भी चलाई, जिसमें उनके नेता दुष्यंत चौटाला वो उप मुख्यमंत्री भी बने। और अगर इस बार स्थिति की बात करें तो जजपा को कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा विरोध का सामना इसी बात को लेकर करना पड़ा है कि वो भाजपा के साथ गठबंधन में रहें। किसान आंदोलन के टाइम पर भाजपा का साथ दिया उन्होंने, ना कि किसानों का साथ दिया। और ये मुद्दा भी इतना ज़्यादा बढ़ा कि दुष्यंत चौटाला ने इस बात को खुले मंच पे माना कि किसानों के विरोध के टाइम में जजपा ने भाजपा के साथ खड़े होकर सबसे बड़ी गलती की थी। हालांकि उनकी भी स्थिति जैसे मैंने आम आदमी पार्टी की तरह बताई कि जजपा के पास इस चुनाव में कोई बड़ा चेहरा नहीं था, और जजपा की जो चुनावी रैलियां हुई या जजपा ने जितने प्रचार किए हैं तकरीबन सारे ही पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इर्द गिर्द ही घूमी है। तो दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार भी हैं चूँकि उचाना से, तो ज़्यादातर उनकी रैली हालांकि उचाना में ही हुई है, लेकिन अन्य उम्मीदवारों के लिए भी दुष्यंत चौटाला ने प्रचार किया है। इन सब के बीच में दो ऐसी सीटें हैं जो अभी बात करना और चर्चा करना बाकी है, उसमें है लाडवा और तोशाम। लाडवा में नायब सैनी उतरे हैं और तोशाम से चचेरे भाई बहन आमने सामने हैं, श्रुति और अनिरुद्ध। इन सीट को लेकर के इन सीट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आशीष सर, लाडवा और तोशाम में जैसे चचेरे भाई बहन अनिरुद्ध और श्रुति, लाडवा से नायब सैनी को इस बार टिकट दिया गया है, अभी उपचुनाव में करनाल से उतारा गया। सीटों का बदलना और सामने चचेरे भाई बहन का आना, किसका देख रहे पलड़ा भारी है, और लाडवा की क्या समीकरण बन रहे हैं? दोनों ही सीटें बड़ी दिलचस्प हैं और सभी की नज़रें दोनों सीटों पे लगी हुई हैं। तोशाम की बात करें तो तोशाम का मुकाबला जो है वो एक, जैसे जब हम लोग ग्राउंड पे गए तो हमने देखा कि लोग बात कर रहे हैं कि ये मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच नहीं है, ये मुकाबला अब बंसीलाल की विरासत की लड़ाई को लेकर हो गया। दरअसल बंसीलाल की जो विरासत है वो अभी तक किरण चौधरी जो भाजपा की राज्यसभा सांसद हैं और कुछ दिन पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई थी। भाजपा ने अब उनकी बेटी को विधानसभा का टिकट दिया हुआ तोशाम से, और कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने बंसीलाल के जो बेटे थे रणवीर महिंद्रा, उनके जो बेटे हैं अनिरुद्ध चौधरी, उनको टिकट दे दिया। अब दोनों में मुकाबला इतना टफ हो गया है
कि कभी एक दिन समीकरण अनिरुद्ध चौधरी के पक्ष में रहता है और दूसरे दिन श्रुति चौधरी के। और अभी कल वीरेंद्र सहवाग जो भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं वो आए और उन्होंने काफ़ी अच्छा चुनाव प्रचार किया और अनिरुद्ध का चुनाव एक तरीके से उठा दिया है। मुकाबला बहुत ही कांटे का हो गया है और अगर कांग्रेस का जो कह रहा है कि जो हवा है, अगर थोड़ी भी हवा चलती है तो ये मैं कहने से गुरेज नहीं कर रहा हूँ कि अनिरुद्ध हो सकता है चुनाव जीत जाए, क्योंकि उसके वो एक नया चेहरा है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो फादर हैं वो अभी तक बाडरा 7 में विधानसभा लगती है, वहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे हैं और वो लगातार 3 से 4 बार चुनाव वो हारते भी रहे हैं। तो इस बार उन्होंने बहुत ही सेफ़ सीट चुनी है और वो तोसाम की सीट है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये चुनाव अनिरुद्ध जीत जाते हैं तो एक तरीके से बंसीलाल की जो विरासत है वो उनके पास आ जाएगी। तो इसलिए सभी जितने उनके स्टार प्रचारक हैं बीजेपी और कांग्रेस के सभी ने अपने अपने वहाँ पर रैलियाँ की हैं। तो अब देखते हैं कि 5 को क्या होता है। और इसी तरह लाडवा सीट है जिस पर तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी भी आ चुके हैं, प्रियंका गांधी भी आ चुके हैं और पीएम मोदी भी रैली कर चुके हैं कुरुक्षेत्र में आके। तो एक तरीके से सीएम नायब सिंह सैनी को कांग्रेस ने पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ पर जो जाति का समीकरण है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने जाट हैं उतने ही गैर जाट वोटर हैं। गैर जाट थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन जो वहाँ के कांग्रेस के जो पहले विधायक थे मेवा सिंह, अब मौजूदा विधायक हैं, उनकी अच्छी पकड़ है और वो ज़मीन से उठ के विधायक बने हैं। सैनी साहब पहले सांसद थे वहाँ पर, फिर उसके बाद सीएम भी बने हैं। तो लोगों में ये नाराज़गी है कि सीएम साहब ने लाडवा के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से सीएम साहब दावा कर रहे हैं कि ये मेरा क्षेत्र है और गृह क्षेत्र है, तो सीएम सिटी का तो काफ़ी फ़र्क पड़ता ही है। तो इसका भी उन्हें एज मिल रहा है सीएम सैनी को। तो मुकाबला फ़िलहाल अभी भी कांटेगा, लेकिन एक फैक्टर वहाँ यही काम कर रहा है कि इनेलो की जो प्रत्याशी हैं सपना बरसामी, अगर वो ज़्यादा वोट लेती हैं, क्योंकि वो भी जाट प्रत्याशी हैं और माना जा रहा है कि अगर उनका वोट बैंक बढ़ता है 12 से 15 हज़ार वो वोट ले जाती है तो सैनी साहब का चुनाव निकल जाएगा। हरियाणा के चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां, स्टार प्रचारक, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे। वहीं भाजपा में राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, सब रैली करके जा रहे हैं। सर ये जो पूरा गौरव सर, ये जो पूरा आप देख रहे हैं कि पूरी रैलियां हो रही है, ताबड़तोड़ रही है, इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है? राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, क्या देख रहे हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ा है इसका रैली का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 4 रैलियां की हैं और अमित शाह ने 10 के करीब रैलियां की हैं। तो लगभग भाजपा के बड़े नेताओं ने लगभग मिला के 150 रैलियां की हैं। तो उन्होंने, इन्हीं रैलियों का असर है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही थी भाजपा, वो इन्हीं रैलियों का असर है कि वो एक आज नेक टू नेक फाइट में कांग्रेस के सामने खड़ी है। और जो दलित और आरक्षण विरोधी चेहरा कांग्रेस का एक तरह से नैरेटिव बना दिया था भाजपा ने, तो उसको तोड़ने के लिए अंत में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियां हुई हैं। कांग्रेस हाईकमान ने ताबड़तोड़ चुनाव के आखिरी के सप्ताह में तीनों लोगों की रैलियां और रोड शो कराए हैं। राहुल गांधी की लगभग 8 रैलियां हुई हैं और 2 रोड शो हुए हैं। तो इसी रैलियों का ही नतीजा है कि दोनों पार्टियां आज नेक टू नेक आमने सामने की टक्कर में हैं। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव की तरह ही वो चुनाव में गौर साबित हो रही हैं। सोमदत्त सर, जैसे रैली की बात चल रही है, आप ये जो अभी देखा कि ताबड़तोड़ रैली हुई, जुलाना में प्रियंका गांधी ने किया विनेश के समर्थन में, कितना प्रभाव पड़ने वाला है? राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री हो, भाजपा जितने भी स्टार प्रचारक है ताबड़तोड़ कर रहे हैं, बिल्कुल रैली किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो हाईकमान के नेता हैं, मतलब हालांकि कांग्रेस ने बड़ी रणनीति के तहत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे के कम कार्यक्रम रखे। उन्होंने रैलियों के बजाय रोड शो पे, चुनावी रथ को उस पर ज़्यादा तवज्जो दी है।
और जो देखो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के दोनों ही बड़े चेहरे हैं इस परिवार के। तो यकीनन उन्होंने जो अपनी भाषणों में और रैलियों में जो हरियाणा के खास जो मुद्दे रहे हैं जो चुनाव में असर डाल रहे हैं उन्हीं को छुआ है। जैसे राहुल गांधी की रैलियों का हम जिक्र करें तो उन्होंने हरियाणा में जो बेरोजगारी ज़्यादा है, नंबर 1 बताते हैं, जो आंकड़े हैं वो बताते हैं हरियाणा नंबर 1 है, तो उनको फोकस करते हुए जो विदेश जो लड़के पलायन कर रहे हैं डंकी रूट से, उसको अपनी रैलियों में हमेशा उसको मुद्दा बनाया। इसके अलावा उन्होंने संविधान का, जैसे लोकसभा चुनाव में भी इसका जिक्र किया था और अब की बार फिर वो संविधान की कॉपी अपने साथ लेके आ रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं अगर भाजपा को यहाँ जिताया तो फिर संविधान खतरे में आ जाएगा। और प्रियंका गांधी जो है वो दिल्ली में जो जंतर मंतर पे महिला खिलाड़ियों के साथ जो बर्ताव हुआ था, खिलाड़ियों के मुद्दे को उठा रही हैं, किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं और अग्निवीर को। तो यकीनन उनका असर तो कहीं न कहीं किसान, क्योंकि हरियाणा एग्रीकल्चर प्रदेश है, तो इसका कहीं न कहीं असर तो मुद्दों का होता ही है। वो परिणाम ही बताएंगे कितना असर कितना कहाँ हुआ। ठीक है। अच्छा सर, राहुल गांधी हमेशा अपने भाषण में एक संविधान को लेकर के हमेशा पूरा प्रभावी रहे हैं, साथ के साथ ही अमेरिका दौरे को लेकर के भी अपना पूरा उठा रहे हैं, रोज़गार को हो, किसान का हो, पूरा प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और भाजपा पे प्रहार कर रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी आर्टिकल 370 को कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई तो 370 ख़त्म कर देगी। दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप पूरा लगा रहे हैं, तो इन सब आरोपों का कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, अभी तक जो भी दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता, चाहे राहुल हो मोदी हो, मोदी जी ने ज़्यादातर नेशनल मुद्दे उठाए हैं, 370 का, संविधान का, या कांग्रेस के लिए एक दलित विरोधी होने का, पिछड़ा वर्ग का विरोधी होने का, के तमाम उदाहरण भी दिए। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपनी रणनीति ऐसी रखी कि उन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने जो बेरोजगारी का मुद्दा डोंकी रूट के तहत, जो विदेश जाते हैं यहाँ के हरियाणा के लोग, और इसके अलावा जो उद्योग यहाँ के ख़त्म हुए हैं उस पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी मोदी जी पे कह रहे हैं कि संविधान खत्म करना चाहते हैं, मोदी जी राहुल गांधी पे कह रहे हैं संविधान खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई नेशनल मुद्दों और लोकल मुद्दों के बीच की चली है। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस ने शुरू में जो अपना प्रचार रखा उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा या शैलजा या सुरजेवाला, जो लोकल स्थानीय नेता रहे हैं जो हरियाणा के, उन्हीं पे प्रचार का जिम्मा सौंपा। आखिरी के दौर में ये लोग बड़े नेताओं को, राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह को लाए। दूसरी ओर भाजपा ने 5 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने चुनाव प्रचार में उतार दिया। अमित शाह की 10 रैलियाँ हुई हैं, योगी आदित्यनाथ की 14 रैलियाँ हुई हैं। तो ये दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप भाजपा के सभी मुख्यमंत्रियों या अन्य लोगों ने, मोदी जी ने नेशनल राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया प्रमुखता से, कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को उठा करके लोकल कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो अब ये देखिए किसका कितना असर चुनाव में पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं गठबंधन को लेकर के, जिसमें एक सबसे ज़रूरी है जो है जजपा और आसपा का। कुलदीप सर, जजपा और आसपा का जो गठबंधन हुआ है और ये कितना प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जजपा गठबंधन में गई है पहले भाजपा, और अब जजपा आसपा के साथ में चंद्रशेखर आज़ाद और दुष्यंत मिलकर के पूरी रैली, ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, कितना ये प्रभाव डालने वाले इस चुनाव में? जजपा का इस बार आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन है। हालांकि आज़ाद समाज पार्टी यूपी आधारित पार्टी है और उस पार्टी के एक ही सांसद हैं जो उनके प्रमुख हैं, चंद्रशेखर रावण जी। तो अब अगर हरियाणा में गठबंधन की बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी पहली बार यहाँ चुनाव भी लड़ रही है और यहाँ पे हरियाणा पे 17 सीटें जो है वो आरक्षित भी हैं। तो जजपा ने कहीं न कहीं इनके साथ एसपी के साथ गठबंधन करके एक तरफ जाटों को भी और दूसरी तरफ अनुसूचित जो बिरादरी के मतदाता हैं उनको भी अपनी तरफ साधने की कोशिश की है। तो जैसे कि बात करें कि इनेलो ने भी बसपा के साथ गठबंधन किया है और उसी तरह से जसपा ने भी एक कार्ड खेला है जसपा एसपी के साथ गठबंधन करके। हालांकि अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एसपी पहली बार चुनाव मैदान में है और हरियाणा में अगर हम बात करें तो एसपी का कोई बहुत वर्चस्व नहीं रहा है। तो अभी कितना प्रभाव पड़ेगा और कितनी सीटें दोनों मिलके लड़ सकती हैं। हालांकि जो इनके गठबंधन जब हुआ था तो 70-20 का रेशियो तय हुआ था कि 70 पे जजपा चुनाव लड़ेगी
और 20 पे एसपी चुनाव लड़ेगी। तो फिलहाल जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग, तो उसमें 69 पे जजपा है और एसपी जो है वो 16 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो अब आगे का जो परिणाम होगा वो देखने में आएगा कि गठबंधन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कितना प्रभावशाली साबित हुआ है। सोमदत्त सर, एक बहुत ज़रूरी जो इसमें देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जब भी रैली मतलब यात्रा निकाली है तो यात्रा का बड़ा प्रभाव पड़ा, चाहे भारत जोड़ो हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, और अभी जो इस हरियाणा की रैली में है विजय संकल्प रैली निकाल रहे हैं। तो ये जो यात्रा और रैली का हमेशा कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो असर फ़र्क देखने को मिला ही है, तो कितना प्रभावी रहा है वो भी सब जानते ही हैं। आप क्या देख रहे हैं कि इस बार जो हरियाणा में जो चुनावी रथ निकाल रहे हैं विजय संकल्प यात्रा करके, उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, देखिए जो रैलियाँ या फिर रोड शो जो है, मतलब मेन मकसद ये होता है कि अधिक से अधिक जो मतदाता हैं अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर करके पार्टी अपनी चुनाव को लेकर अपने वादे और रणनीति जो है, मतलब अपने वादे और जो गारंटी हैं वो लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। तो मुझे ये लगता है मतलब कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सोच समझ के ही बड़ी रैलियों की बजाय उन्होंने रोड शो को तवज्जो दी है, ताकि वो जो उनकी 7 गारंटियाँ हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक बताएँ। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस रणनीति में कहीं न कहीं कामयाब भी रही है, क्योंकि उन्होंने जो 7 गारंटियाँ दी हैं वो बहुत बड़े वादे हैं हरियाणा के लिए। और उसमें जो 2 इन्होंने अपने घोषणा पत्र दिए हैं, 7 गारंटी है, उसका ऐसा कोई वर्ग उन्होंने छोड़ा ही नहीं जिसके लिए कोई उन्होंने वादा किया ना हो। जैसे हरियाणा में ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है, भाजपा उसके लिए मना कर चुके हैं, इन्होंने कर्मचारियों को साथ देने के लिए ओपीएस का वादा कर दिया। अभी बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में 3000 के करीब है, तो इन्होंने डबल कर दिया, हमें 6000 हम पेंशन देंगे। इसी प्रकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर देना, महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह मान दें। तो ये बहुत बड़े वादे हैं और कहीं न कहीं इनका वादों का मतलब लोगों में असर कहीं न कहीं दिख रहा है। गौरव सर, एक जैसे कि अभी जजपा और आसपा का हुआ, वैसे इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है, तो इनेलो और बसपा का गठबंधन कितना प्रभावी रहने वाला है इसमें? और मायावती भी पूरा रैली ताबड़तोड़ रैली कर रही है, और जिस तरह से गठबंधन का हमने पूरा देखा है ये फैक्टर पूरे इस चुनाव में, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दलितों को लेकर इस पूरे चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने एक, या हम कहें सभी दलों ने दलित मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि अगर दलित मतदाता जाट वोट के साथ मिल जाता है तो और वो कांग्रेस की तरफ चला जाता है तो कांग्रेस गेन कर जाएगी, और वहीं ओबीसी के साथ मिलकर अगर वो भाजपा के पास आ जाता है तो भाजपा सत्ता में आ सकती है। इसी को देखते हुए इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया, और इनेलो पहले भी बसपा के साथ गठबंधन में रह चुकी है, तो इस बार भी इन्होंने मायावती के साथ किया है। लेकिन जो पहले चुनाव में स्थिति थी वो क्या इस बार रहेगी बसपा के साथ? जो लगभग 7.25% तक वोट बैंक हरियाणा में था बसपा का, वो इस बार वापस आएगा, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। क्योंकि जो दलित मतदाता है, या जो भाजपा ने दलितों का वर्गीकरण किया, क्रीमी लेयर उसमें से निकाली है अनुसूचित जाति में, तो उसके बाद मतदाता जो अनुसूचित जाति का मतदाता है वो 2 वर्गों में बट गया है। तो वो भी हो सकता है कांग्रेस, और जो कांग्रेस के पक्ष में है जो वर्गीकरण नहीं चाहता है, और जो निचला तबका है जो अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहा था, उसको वो भाजपा के पक्ष में भी जा सकता है। तो बसपा के पक्ष में कितना अनुसूचित जाति का मतदाता जाएगा ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। एक जो डिस्कशन को हम समअप करेंगे, एक लास्ट जो क्वेश्चन है जो सबसे ज़रूरी मेरे को लग रहा है कि केजरीवाल जो है, केजरीवाल ने कहा था कि सत्ता किसी की भी आए, सत्ता की चाबी मेरे हाथ में रहेगी। आशीष सर, क्या कहना चाहेंगे कि केजरीवाल के इस बयान को? काफ़ी बड़ा बयान दिया था उन्होंने वैसे ये। तो उनके बयान के बारे में तो अभी फ़िलहाल मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की स्थिति ये है कि वो 90 में से 1 या 2 ही सीट निकाल पा रहे हैं, और उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि वो किसी सीट पर आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पार्टी के 1 या 2 सीटों, जो पार्टी 1 या 2 सीटों पर आगे हो तो वो कैसे किंग मेकर बन सकती है। तो बयान से ज़्यादा हमें ग्राउंड की स्थिति पर देखना चाहिए।
अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर के किंग मेकर वाली स्थिति में कि मैं किंग मेकर मतलब सत्ता किसी हुआ है? बिल्कुल उनको अभी महसूस हो रहा है जैसे कि पंजाब में उनको सफलता मिली थी या दिल्ली में जैसे वो सफल है पिछले 3-4 टर्म से, तो वही उनको उम्मीद लग रही है कि शायद यहाँ भी वैसा ही कोई परिवर्तन आ जाए। लेकिन अभी जो आसार लग रहे हैं, लड़ाई सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही है। तो इसमें अन्य स्थानीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों की जो सिनेरियो को देखें तो सबकी 1-1, 2-2 सीट ही नज़र आ रही। जसपा के सारे विधायक टूट गए या इधर चले गए भाजपा या कांग्रेस में। अन्य पार्टियों में वैसे उम्मीदवार नहीं दिख रहे हैं जो बड़े चर्चित। तो ऐसे आम आदमी पार्टी में भी बहुत ऐसे चर्चित चेहरे नहीं नज़र आ रहे हैं जो भाजपा या कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा सकें। सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। केजरीवाल जी का बयान उनकी अपने आंतरिक सर्वे के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर क्या है, लेकिन फिलहाल उनके इस बयान का कोई असर यहाँ की राजनीति में नहीं दिखने वाला है। मेरा तो यही मानना है। सोमदत्त सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसी बयान को लेकर के कहा था कि आम आदमी पार्टी का तो वैसे कोई जनाधार है भी नहीं। चाहे वो भाजपा के नायब सिंह सैनी, वो भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। लेकिन पर जिस तरह से वो अब दिल्ली के सीएम से तो अब इस्तीफा दे चुके हैं और पूरा जोर जो है अपना हरियाणा में उन्होंने लगाया, रैली कर रहे हैं। अब चुनाव प्रचार आज ख़त्म भी हो गया है, तो इनके इस बयान के कि सत्ता की चाबी मेरे हाथ में होगी, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, शुरू में मतलब इंडिया गठबंधन जब लोकसभा चुनाव में हुआ तो हरियाणा में भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन मुझे जो लगता है आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस की जो रणनीति थी उसमें फंस के रहेगी। इन्होंने जो अंतिम दिन, जो लास्ट दिन था जो टिकटें बांटने का, उस तक जो है आम आदमी पार्टी से बैठ के करते रहे, इधर अपनी टिकटें भी जारी करते रहे। तो अचानक जो मतलब अगर ये पहले मना कर देते गठबंधन से तो कांग्रेस के जो बागी थे वो 100% आम आदमी पार्टी में जाते और कुछ उसमें उनको मजबूत चेहरे भी मिल जाते। लेकिन आम आदमी पार्टी तब तक अपनी मतलब जब तक उन्होंने घोषित की तब तक उनको घोषित कर चुके थे। तो दूसरा जो जहाँ तक ये चाबी की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले दिन से ही कांग्रेस की रणनीति ये है, हरियाणा में जितने भी दूसरे दल हैं वो कह रहे वोट काटो, उनको कह रहे हैं भाई ये वोट काटो दल है। उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, जजपा भी है और इनेलो बसपा भी है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा चुनाव में पहले दिन से एक स्टैंड है कि मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का है और कोई भी दल जो है कहीं मुकाबले में नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मतलब ये भी आरोप लगा चुके हैं जो इनेलो और जजपा बसपा है भी ये भाजपा की बी टीम है, इनको वोट देना मतलब सिर्फ भाजपा को ही वोट देना है। इसलिए अगर वोट इन्हीं को देना है तो फिर भाजपा को मतलब वो बिल्कुल एक ये तस्वीर सामने कर दी है उन्होंने। मुकाबला में कोई भी जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर आम आदमी पार्टी कोई मुकाबले में नहीं है, मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और भाजपा का ही है। कुलदीप सर, आप तो आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, आपने पूरी जो चुनावी जो पूरा हरियाणा में जो चुनाव हुआ है आम आदमी पार्टी को कवर किया। केजरीवाल का ये बयान देना कि मैं किंग मेकर बनूंगा चाहे कोई भी, सत्ता की चाबी मेरे हाथ में, क्या और वैसे भी दूसरी दलों ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने तो साफ कह दिया कि इनका जनाधार ही नहीं है, और इनका इस समय में ऐसा बयान देना और किसके तहत वो ऐसा बयान उन्होंने दिया कि उनको क्या लगा होगा कि मतलब कि सत्ता की चाबी ज़रूर उनके हाथ में होगी? जैसे अजय सर ने भी कहा आपके इस सवाल पे कि केजरीवाल का जो ये बयान है वो उनका अपना बयान, उनके अपने सर्वे पे आधारित है और इस बयान को किसी चुनावी मतलब बड़े सर्वे से या फिर जो सीटों पे उनका वो आपका जो वो चल रहा है मतलब वर्चस्व चल रहा है उसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता। तो इस बयान को लेकर हालांकि भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, जैसे आपने भूपेंद्र हुड्डा की बात की, तो आम आदमी पार्टी का जो चुनावी दौर रहा है, जो चुनाव में उतरने का दौर रहा है, वो भी बड़ा नाटकीय रहा है कि पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ उतरने की सोची और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश की और तमाम उस पर बैठकें हुई, उनके बड़े नेताओं की मीटिंग हुई कांग्रेस के साथ कि पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, फिर उसके बाद कई 10 सीटों पर लड़ेंगे, फिर उसके बाद 5 सीटों पर लड़ेंगे, 7 सीटों पर लड़ेंगे। फिर बाद में पता चला कि चलो वो गठबंधन ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने फटाफट अपना 90 सीटों पे प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल का इसके बाद, इतना सब कुछ होने के बाद जो ये बयान आया कि सत्ता किसी के हाथ में भी जाए, किंग मेकर हम रहेंगे, चाबी हमारी रहेगी, तो वो फ़िलहाल नहीं पता चला कि किस आधार पे कहा गया है, लेकिन वो चुनाव परिणाम में ज़रूर पता चलेगा कि सत्ता की चाबी किसके पास होगी, या कोई चाबी से सत्ता खोलेगा या पूरी सत्ता किसी के पास जाएगी।
तो हमने पूरी चर्चा की, आज चुनाव प्रचार थम गए, उसके बाद को लेकर के हमने सारा समीकरण जाना कि अब तक की स्थिति क्या है हरियाणा चुनाव की, चाहे वो सीटों को लेकर के हो, चाहे वो रैलियों को लेकर के हो। हमने सब चीज़ पे विस्तार से चर्चा की। 5 तारीख को चुनाव होना है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, और नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।